ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं स्कूल कटाव की चपेट में आ गया है तो कहीं गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। हर तरफ बस तबाही के निशान और खौफ का मंजर है। मोतिहारी का ये सरकारी स्कूल भी कटाव की भेंट चढ़ गया। सुगौली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में करीब 800 बच्चे पढ़ते थे, पर अब स्कूल का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया है। अब ग्रामीणों को डर है कि बाकी का हिस्सा भी बाढ़ लील जाएगा। 7 टीचर है इसमें। हाँ। और क्या बोलते हैं, इस पहले बार आया था। हाँ। तो आधा स्कूल काट लिया, अब आधा बचा है और अब की बार आएगा तो पूरा काट लेगा। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में भी उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बागमती नदी खतरे के निशान से अभी भी नीचे है। बाढ़ की संभावना को लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। गोपालगंज में भी गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज के डीएम ने अधिकारियों के साथ कटाव का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग को कटाव रोधी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सुल्तानगंज से कहलगांव तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सबौर प्रखंड के बाबूपुर, संतनगर और मोहिउद्दीनपुर गांव में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। हालांकि डीएम ने स्थिति को फिलहाल सामान्य बताया। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नमामि गंगे घाट पर जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए टेंट सिटी में पानी घुसने लगा है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इससे कई गांव के लोग डरे हुए हैं। कई सड़क पर भी पानी आ गया है। जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाएगा। गांव टापू बन जाएंगे। लालजी टोला गांव में भी बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। पूरे बिहार में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, पर नदियों का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सारी तैयारी धरी की धरी रह जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर के सबौर प्रखंड के चायचक गांव में गंगा ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा का तेज कटाव शुरू हो गया है, जिससे कि ग्रामीणों में डर का माहौल देखा जा रहा है। कटाव स्थल पर पहुंच रहे अंचल अधिकारी सौरभ कुमार को महिलाओं ने घेर लिया और कटाव निरोधी काम की खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। बहस के दौरान महिलाओं ने आरोप ये लगाया है कि अधिकारी एफआईआर और जेल की धमकी दे रहे हैं। गाँव कटाव के मुहाने पर है और लोग अपने अपने घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए कितना धस गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पढ़ाई ठप हो गई है और शिक्षक जो हैं वो नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी गई है। छोटी नाव से आवाजाही होने के कारण हादसे की आशंका भी बनी हुई है। खबर अब भागलपुर से है। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आपको बता दें कि रजनदीपपुर और मोदी नगर, इसके साथ ही संतन नगर की मुख्य सड़कों पर घुटने से ऊपर पानी भर गया है, जिससे कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थिति गंभीर होता देख संत नगर प्राथमिक विद्यालय से मोदी नगर के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। खासकर सबौर प्रखंड के रजनदीपुर और संत नगर में जो संपर्क है वो भंग हो गया है और सड़क पर पानी भर आया है और इसी पानी में लोग आना जाना करते हैं। खासकर स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से होकर आना जाना करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? संत नगर विद्यालय। संत नगर में। तो ये पानी में ही होकर जाना आना होता है? हाँ। आज पढ़ा के स्कूल बंद किया गया है? आज बंद किया। आज बंद कर दिया है। तो डर नहीं लगता ऐसे पानी में आना जाना करते थे तो? डर लगता है। डर लगता है। तो आज से स्कूल बंद हो गया है। हाँ। बच्चे हैं और जो स्कूल है वो प्राथमिक विद्यालय संत नगर जो है उस ओर है और इस पूरे रास्ते पर लगभग घुटने भर से ज्यादा पानी भर आया है और लोग खासकर
काफी परेशानियों का सामना करते हैं। स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से आना जाना कर रहे थे, लेकिन आज जो है स्कूल को पढ़ाई करने के बाद बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अब निचले इलाकों में स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। इंटरनेशनल साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। देखिए, सीबीआई के डीएसपी ईओयू से जानकारी लेंगे और जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। एसपी साइबर विनय तिवारी नेतृत्व करेंगे। साइबर आरोपी हर्षित को रिमांड पर लेने की तैयारी है। देखिए, सुपौल से गिरफ्तार हुआ था हर्षित। ईओयू को जल्द ही रिमांड मिल सकती है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हर्षित की जो रिमांड है वो ईओयू को मिल सकती है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये हर्षित की गिरफ्तारी जो है आज से लगभग 4 दिन पहले हुई थी और सुपौल से ये गिरफ्तारी हुई थी। हर्षित जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर के एक सिंडिकेट चला रहा था। साइबर अपराध से रिलेटेड ये सिंडिकेट चल रहा था और इसके तार जो है वो चाइना और उसके अलावा दूसरे जो म्यांमार देश हैं वहाँ से जुड़े हुए थे और इसकी भनक जो है वो एडीजी ईओयू को लगी थी। मेजर हुसैन खान ने एक विशेष टीम का गठन किया और फिर वो टीम इसे गिरफ्तार करके पटना लाई। विस्तृत पूछताछ की गई। हालांकि वो पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। न्यायिक हिरासत में भेजना पड़ा आर्थिक अपराध इकाई को और अब जाकर के आर्थिक अपराध इकाई है वो हर्षित और उनके लोगों से जो उनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी से पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए रिमांड जो है वो अप्लाई करेगी। आज ही वो रिमांड जो है वो अप्लाई किया जाएगा। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जानकारी जब सीबीआई को हुई तो सीबीआई के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है वो आए हैं पटना, दिल्ली से पटना आए हैं और आज वो ईओयू कार्यालय पहुंच करके विस्तृत जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से लेंगे कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, कैसे गिरफ्तारी हुई, चेन ऑफ सिस्टम क्या था इनका, मोडस ऑपरेंडी क्या था इनका, तो सारी चीजों की जानकारी लेंगे। और इसके लिए विनय तिवारी जो साइबर एसपी हैं आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत आते हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है कि जो आगे भी छापेमारी करेगी, आगे भी मामले का अनुसंधान करेगी। और डीआईजी जो है साइबर डीआईजी वो इस पूरे छानबीन का जो है मॉनिटरिंग करेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी तौर पे एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि ये जो साइबर अपराधी थे हर्षित, जिसका उम्र महज 21 साल है, वो कैसे ये पूरा नेटवर्क चला रहा था और जो उपकरण बरामद किए गए हैं उसके पास से, तो उसके भी लिंकेज जो है वो चाइना और म्यांमार के साथ साथ दूसरे देशों से पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेक्सस चल रहा था और उसके जरिए देश विदेश में जो है वो धोखाधड़ी का खेल जो है वो हर्षित खेल रहा था अपने लोगों के साथ साथ। बिहार में भी कई डॉक्टर्स जो हैं उन्हें फोन टैपिंग कर करके कॉल पर जो है उन्हें डराया धमकाया और उससे मोटी रकम उसने हासिल करी। तो पूरा नेटवर्क को खंगालने के लिए ये जो विनय तिवारी हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है और अब सीबीआई भी इस मामले की जांच करेगी अपने स्तर से। और बिल्कुल, अभी तो देखिए साइबर अपराधियों को शिकंजा कसने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के सियासी गलियारे से, जहां आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले मामले में लालू परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर के सुना सकती है फैसला। तो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर होटल लीज के बदले जमीन लेने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर के आज कुछ फैसला सुनाया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की गई थी, तो इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आईआरसीटी स्कैम घोटाला मामला है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रेलवे टेंडर घोटाला भी कहते हैं, तो इस मामले में पिछले काफी समय से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा था और चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़ा हुआ ये जो घोटाला का मामला है, इस मामले में आज दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जो पहले जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, तो आज हो सकता है कि आज कोर्ट उस मामले पर फैसला सुना दे। और अगर यह फैसला सुनाता है तो यह देखने वाली बात होगी क्या वो लालू परिवार के पक्ष में जाता है या उसके खिलाफ जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कह सकते हैं, एक तरफ देखा जाए बिहार में चुनाव होने हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से शंकर, यही सवाल भी है कि इसी साल चुनाव भी है और आज का फैसला बहुत सारे मायने में बहुत ही अहम होने वाला है। क्या लगता है आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव की राजनीति पर इस फैसले का असर पड़ेगा? जिस तरह से देखिए, आज
अगर रेलवे टेंडर घोटाला मामले में अगर उनके खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ अगर कुछ ऐसा फैसला जाता है तो निश्चित तौर पे उसका असर पड़ेगा। और इस मामले में क्योंकि कोर्ट में इस मामले में पिछले काफी समय से ट्रायल चल रहा था, कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, और एक तरफ देखा जाए ये ट्रायल, दूसरी तरफ देखा जाए एक दूसरे मामले की ट्रायल जो है वो चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। तो ट्रायल जो चल रहा है, तो ट्रायल चलने का मतलब यह है कि तमाम दलीलों को सुन लिया गया और सुनने के बाद कोर्ट का फैसला आना है। ठीक है, तो वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ फैसला लालू परिवार के पक्ष में सुनाया जाता है। बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर नालंदा से, देखिए हरनौत थाना परिसर में एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली और एएसआई राम पुकार यादव डायल 112 पर तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी थाना परिसर पहुंच गए, मामले की जांच में जुट गए। दरोगा जो है वो पैसे की लेन देन के आरोप की जांच करने गए थे, इसी दौरान उन्होंने खुद को गोली मारी। कोई एक आवेदन हम लोगों को मिला था कि कुछ एलिगेशन जो है ईआरएसएस पे लगाए गए थे। हरनौत में जो ईआरएसएस पदस्थापित है कि एक कंप्लेंट हमको रिटर्न कंप्लेंट मिली है कि कुछ पैसे जो है उस गाड़ी के द्वारा, ईआरएसएस की गाड़ी के द्वारा ले लिए गए हैं। उसकी जांच हम लोग कर ही रहे थे और जिसमें जो कंप्लेंट के द्वारा घटनास्थल बताया गया कि वहाँ पे ईआरएसएस की गाड़ी द्वारा हमसे पैसा ले लिया गया है। वहाँ पे टीम हमारी गई थी जांच करने के लिए। उसी में जो है जब सूचना मिली कि जांच करने गई है, तभी पीछे से जो है पदाधिकारी द्वारा जो है ये घटना जो है घटित हो गई है। अब इसमें क्या कारण था, क्या नहीं था, पारिवारिक भी क्या दबाव था या कारण था, या फिर। और इसी बीच बक्सर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई है। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की मौत हो गई। कुछ ही मिनटों के भीतर बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची को कुत्ते ने काटा था। परिजनों ने अस्पताल में इसको लेकर के हंगामा किया। अस्पताल परिसर से डॉक्टर और नर्स फरार हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां डॉक्टर और नर्स की बड़ी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। बक्सर से ये खबर सामने आ रही है, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत हो गई। दरअसल बच्ची को कुत्ते ने काटा था। परिजन अस्पताल लेकर के उसे पहुंचे, लेकिन जब इंजेक्शन लगाया गया तो उसके बाद बच्ची की मौत हो गई। एक बच्ची जो अपनी दादी के साथ आई थी, दादी के द्वारा बताया गया कि उसको कुत्ता काटा था और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। अब इनका आरोप है कि वो गलत इलाज करने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग जांच कर रहे हैं। जो आगे जो लीगल कार्रवाई होगी, अगर किसी की लापरवाही से कोई इसमें इसके कारण एक घटना घटी है तो निश्चित ही उस पर पुलिस की तरफ से जो भी विधिवत एक्शन लेना होगा हम लोग लेंगे। कोई नहीं डॉक्टर ना स्टाफ कोई, हम लोग 2 घंटा से यहाँ घूम रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरी माता है वहाँ ऊपर, उनसे पर्ची छीन लिया गया है कि पर्ची दीजिए, मैं बता रहा हूँ ये काम करके लेके चले गए हैं। जो इंजेक्शन दिया है वो कहाँ है? जो इंजेक्शन दिया वो गायब हो गया। कोई स्टाफ यहाँ पर नाम नहीं ले रहा कि मैं इंजेक्शन दिया हूँ। सर इंजेक्शन देने वाले लेडीज है, स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो चली गई है। हम लोग रुका रहे थे, नहीं रुकी, बोली मैं नहीं दिया हूँ और पर्ची धीरे से उनके पैरेंट्स से लेकर चला गया वो लोग। जमुई के आनंद विहार मोहल्ले में बीते 4 दिनों से संपत्ति विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। महिला ने अपने ससुराल के गेट पर ताला लगाकर बेटी संग धरना शुरू कर दिया है और घर में एंट्री की मांग कर रही है। और इस कारण देखिए सास, ससुर, देवर, छोटी बहू और 2 बच्चे जो हैं वो घर में कैद हो गए हैं। ससुराल पक्ष का ये कहना है कि इस घर से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं महिला का पति भारतीय वायुसेना में तैनात है। प्रशासन और पुलिस को सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। जमुई शहर के पौष इलाका कहे जाने वाले आनंद विहार कॉलोनी का एक परिवार बीते 4 दिनों से घर में कैद है और वो कैद करके रखी है खुद उस घर की बहू ने। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही वो घर है और देख सकते हैं कि बहू अपनी बेटी के साथ घर के दरवाजे पर बैठी हुई है और 4 दिन से, कह सकते हैं 4 दिन से दिन रात यहीं पर बैठी हुई है और बाहर से ताला लगा दी है। और वहीं अगर देखें तो इस घर के जो 7 लोग हैं, कुल 6 लोग हैं, जिसमें इस महिला के ससुर है और देवर है, सास है, साथ ही और भी परिवार के लोग हैं जो घर में कैद है। तो देखा जाए तो 4 दिनों से ये लोग घर में कैद है और बताया जा रहा है कि ये लोग सभी लोग, दोनों पक्ष गुहार लगा दे चुके हैं प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन अभी तक घर का ताला नहीं खुला है। अच्छा, क्यों आप लोग कैद है भाई, आप लोग घर में?
हम लोग कैद इसलिए हैं कि ये जबरदस्ती चाहते हैं हमारे मकान में हम लोग के साथ रहना, जबकि इनका ऑलरेडी हम लोग से 7-8 साल से बाहर रह रहे हैं, हम लोग से अलग रह रहे हैं, गांव वाले मकान में रह रहे हैं। हम लोग से कोई लिंक नहीं है, इनके हस्बैंड से भी कोई लिंक नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है, कोई कॉल, वो भी अगेंस्ट है। ये कौन है आपकी? ये मेरे भाई की वाइफ है। बड़े भाई की वाइफ। अच्छा, तो मैं 4 दिन से बंद हूँ, पिछले सैटरडे से बंद हूँ। कैसे चल रहा है? बस जैसे चल रहा है, घर में बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग प्रशासन इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट हो जाएगा। हम प्रशासन में एप्लीकेशन दिए हुए हैं, सीजीएम को भी आज एप्लीकेशन दिए हुए हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, हम बात करने की कोशिश करते उस महिला से जो बाहर बैठी हुई है। अच्छा, इस घर की आप कौन है? इस घर के बड़े मेरे हस्बैंड इस घर के बड़े बेटे हैं। तो आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? हम 12 तारीख को अपने बेटे और बेटी के साथ, ताला नहीं लगा हुआ था 12 जून को, तो आए थे इस घर में, और आए थे तो हमें हमारे कमरे में नहीं जाने दिया गया, और फिर पुलिस के द्वारा हम तीनों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त भी हम एसपी को आवेदन दिए थे 12 जून को, 14 जून को। उसके बाद फिर मैं चूँकि तो ताला आप लगा के रखी हैं? बाहर से मेरी बच्ची ने ताला लगाया। अच्छा, एक बात कई बार पुलिस को भी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक न ताला खुलवाने की कोशिश की गई है, न मामले को समझाने बुझाने की। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आसपास के लोग भी ये एक अजब सा माहौल में जी रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देखिए, भागलपुर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ही वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के सवाल उठाए हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ये कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बड़े लोगों के हाथ में है। शहर के मुख्य बाजार स्थित शाह मार्केट के दुकानदारों ने जमकर इसको लेकर के हंगामा किया और दुकान बंद कर दी। इन लोगों ने मार्केट के मालिक शाह हसन फकरे आलम को शाह दमियारा खानका के गद्दी नसीम भी है। आपको बता दें कि दुकानदारों से मोटी रकम लेने का आरोप भी लगाया। दुकानदारों का ये कहना है कि मनमाने तरीके से दुकानदारों के दुकानों के आगे भी दुकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। शाह हसन पर दुकानदारों को जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप है। का जो मुतवल्ली है सैयद शाह हसन फकरे आलम, वो लेते हैं और 10-10 लाख में छोटी छोटी दुकान तो लोग को दे देते हैं, और किसी गरीब का मिस्किन का ख्याल नहीं होता है। वक्त का कानून बन गया, लेकिन उसका कोई यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को माल देते हैं खुद बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बोर्ड की प्रॉपर्टी है। किसी गरीब का ख्याल नहीं होता है। जो पैसा देता है दुकान देता है। दुकान ले लीजिए यहाँ पे। कौन इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन लेते हैं? यहाँ के मुतवल्ली, जो मेन यहाँ के हेड है यहाँ पे। रोल ऑफ मॉडल के तौर पर सरकार ने चिन्हित किया और पूरे हिंदुस्तान भर में 2018 में जो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्फ मैनेजमेंट, वो एक लौता बिहार से जो चुना गया है, वो हमारा यही वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन चुना गया। और इसी बुनियाद पर चुना गया है कि यहाँ से गरीबों की, यहाँ से असहायों की, ज़रूरतमंदों की, बेवाओं की, यतीमों की हमेशा मदद की जाती रही है। महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद मचा हुआ है। महाराष्ट्र से सावन में सुल्तानगंज जाए श्रद्धालुओं ने देखिए हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को राजनीतिक स्टंट बताया है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के पैदल जा रहे महाराष्ट्र के शिव भक्तों ने ये कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। महाराष्ट्र महानगर पालिका का चुनाव है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हिंदी का सम्मान सभी राज्य के लोगों को करनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का घर, उसके लिए किया खड़ा गया हुआ ये विवाद था। मुझे याद नहीं मैं कितने वर्षों से इस ग्रुप के साथ जाता हूँ। इतने अच्छे, इतने सरल, इतने मीठे स्वभाव के लोग हैं और सब हम लोग हिंदी में ही आपस में बात करते हैं। पूरी यात्रा ये हिंदी में ही चलती है। तो हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेशन है, माध्यम है जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। और भागलपुर के सुल्तानगंज में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इस बीच पटना के योगीपुर कंकड़बाग से पहुंचा 80 कांवरियों का जत्था लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये टोली 12 साल से 108 फीट का कांवड़ लेकर के बाबा धाम जा रही है।
सावन का पावन महीना चल रहा है और सुल्तानगंज में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं और 108 फीट की कांवर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये 108 फीट का कांवर जो है वो सुल्तानगंज में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी जो शिव के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। कंकड़बाग पटना जोगीपुर से कितने फीट का ये कांवर? 108 फीट के। क्या कामना है जो लेकर? बाबा से पूरा कामना है कि पहुंच जाना है। कितने सालों से लेते जा रहे हैं? 12 साल से ले जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होती है? नहीं। 108 किलोमीटर की यात्रा कैसे कटेगी? बहुत अच्छी से। क्या नाम हुआ? मंटू कुमार। चलिए ये तस्वीर देख लीजिए कि ये पूरे 108 फीट का यह कांवर है और आज सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट से यह 108 फीट का कांवर जो है जो शिव के भक्त हैं वो लेकर आज पैदल जो है देवघर रवाना हुए हैं और यह कांवर सुल्तानगंज में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। सासाराम की कैमूर पहाड़ी पर बुढ़न जलप्रपात में अब पानी आने लगा है। शहर के सबसे नजदीक होने के कारण यहां पर लोग भी पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों पर बारिश कम होने के कारण फिलहाल इसकी धार में कमी है और इसके बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। पहाड़ी इलाकों का जो झरना है, छोटे छोटे झरना है, वो बरसात के दिनों में ओपन हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ छोटा छोटा जलप्रपात है और इसमें जो है बच्चे जो हैं कितना आनंद ले रहे हैं। तो ये जो है सासाराम के बहुत ही पास में कैमूर पहाड़ी के पास का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं और ये है थोड़ी सी भी बारिश होती है तो झरना निकल कर चले जाता है। और ये बुरहन है, बुरहन में जिस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ यहाँ स्नान करने आए हैं और जो प्रकृति का आनंद है वो ले रहे हैं। जी कहाँ आए हैं आप लोग? बुरहन पहाड़ पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हैं? बच्चे को लेकर आए हैं। क्या किया आज यहाँ एंजॉय आप लोग? बस एंजॉय किए, नहाए खाए, लोग चले जाएंगे और परिवार के साथ आए हैं? हाँ, बच्चे को लेकर आए हैं। हमेशा आते हैं कि बरसात शुरू हुआ है? नहीं, बरसात शुरू होता था। बरसात में पानी रहता है, अपनी एंजॉय करता है, खाना पीना, नहाना, झरना गिरता है, मस्त झरना होता है। झरना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। और लोगों को क्या कहिएगा? सब लोग आए यहाँ पर। हर बरसात में नहीं आता है, इसी सब पानी बरसा चले आते हैं, बहुत भीड़ होता है। तो जब से जैसे जैसे बारिश होती है और भीड़ होता है, आइए और लोग हमसे बात करेंगे। कब भीड़ होता है यहाँ पर? रक्षाबंधन का बिहार मेला जो लगता है, फर्स्ट मेला, उससे इधर बहुत भीड़ लगता है सब पहाड़ पे। तो यहाँ पर भी नहीं, सगरों लगता है। पानी कम होकर या बेसी होकर सगरों बारे शहर के बहुत नजदीक है। इससे दूर जाइए, माजाकुंड चले जाइए, दूर पड़ता है, कोई जाता नहीं है। पास में पड़ता है, सब आदमी यहीं पर आता है। बगल में कोई औरी है, बंधा है, वो दूरी पड़ता है, आदमी वहीं पर जाता है। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। और प्राकृतिक का छटा है, प्राकृतिक की झरना है और प्राकृतिक झरना में जिस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, बच्चे भी आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है सासाराम की काफी नजदीक स्थित है, बुरहन जलप्रपात है और हम निवेदन करेंगे कि आप भी अगर कभी इधर आए, सासाराम आए, तो बुरहन का जो जलप्रपात है यहाँ आनंद ले और परिवार के साथ भी आप यहाँ आ सकते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। बिहार में बेल्ट्रॉन से बहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर की हड़ताल से बिहार के सरकारी कार्यालयों में हाहाकार मचा हुआ है। कंप्यूटर अब शट डाउन हो गया है। पिछले 6 दिनों से सभी डाटा ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और आईटी बॉय लगातार गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और सेवा समायोजन, सेवा सुरक्षा, अपील का प्रावधान, विभागीय भुगतान की मांग कर रहे हैं। सभी ने राज्य सरकार को साफ तौर से यह अल्टीमेटम दिया है कि 26 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य भर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सड़क पर उतरेंगे। जो है ये है कि हम लोग को सीधे विभागीय भुगतान करें, 22 सूत्र से मुक्त करें और हम लोग 17 तारीख से गर्दनीबाग में बैठे हैं और लास्ट हमारा 26 तारीख है कि यदि 26 तारीख तक हमारी बातों को, हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग उग्र हो जाएंगे। 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है गर्दनीबाग पटना में और हम चाहते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के नाम को बदलते हुए डाटा मैनेजर किया जाए और हम लोग को नियमितीकरण किया जाए, सीधे विभागीय भुगतान हो, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।